फिजिक्स के सेक्शन का एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से सिर्फ 440 वोल्ट का झटका समझने वाले सभी स्टूडेंट आ चुके हैं इस चैप्टर को पढ़ने। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रेजिस्टर इन सीरीज और रेजिस्टर इन पैरेलल जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और इस चैप्टर के बारे में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी की हर एक लाइन में, और क्या है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो मैं मिहिर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं नेक्स्ट बंक पर। आज की मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे मैं बात करूं स्ट्रीट्स की, रोड्स की, या बात करें हम इंडस्ट्रीज की, या हम बात कर ले हमारे घर की, तो वहां पर भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो आपके फोन है वो चार्ज किसकी वजह से हो पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो आप अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आज की मॉडर्न सोसाइटी में। तो चलिए चैप्टर को लेके क्या हुआ है, मोमेंटम भी बन गया है और हम पढ़ने के हवाले ये भी हमें समझ में आ चुका है। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कुछ भी नहीं, एक ऐसी फिजिकल एंटिटी है जो कि ये बताएगी या तो एक्सेस है या तो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की एक बॉडी पे। यानी कि एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स या तो एक्सेस यानी कि बहुत ज्यादा है या डेफिशिएंसी या तो बहुत कम है। और ये कौन बताने वाला है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें यहां से क्या समझ में आ रहा है, डेफिनेशन स्क्रीन पर आ चुकी है, अब आपको दिख भी रही है, तो नजर इधर रखिए और इसको अपन क्लियर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज कुछ भी नहीं है, एक ऐसी फिजिकल एंटिटी है जो कि बॉडी पे क्या बताएगी, चार्ज कितने हैं, या तो एक्सेस है या तो डेफिशिएंसी है। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम समझ चुके हैं कि वो एक फिजिकल एंटिटी है और क्या बताने वाला है, एक्सेस बताएगा और डेफिशिएंसी बताएगा इलेक्ट्रॉन्स की बॉडी पर। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हमें एक और चीज देखने को मिलती है जो कि क्या है, अगर बॉडी चार्ज को लॉस कर रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर बॉडी चार्ज को गेन कर रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा, ऐसे सिंपल वर्ड में समझते हैं। देखिए डेफिनेशन में और रिप्रेजेंट क्यू से करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है, जो अभी हमने बात करी, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अब क्या है, डोनेशन देना, दान करना, पुण्य करना, अच्छी बात है। अब आप बोलेंगे सर बहुत अच्छी बात है। तो वैसे ही जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रही है यानी कि डोनेट कर रही है, रिलीज कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है। तो वो क्या है, पॉजिटिव चीज है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर एक बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी यानी कि रिलीज करेगी तो उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। और वैसे ही दूसरे साइड पर हम देखें, पैसे लेना, लोन लेना, कर्ज लेना बुरी बात है ना, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, एक बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स लेगी, जब लोन ले रही है, उधार ले रही है, तो वो पॉजिटिव होने वाली कि नेगेटिव? अभी तो हमने डिस्कस किया बुरी बात है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें समझ में आ चुका है जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी पॉजिटिव है, और जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी तो नेगेटिव है। अब हमें यहां से क्या समझ में आ गया है, चार्ज तो कुछ भी नहीं है, एक ऐसी फिजिकल एंटिटी जो कि बॉडी पे बताएगी एक्सेस और डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की, रिप्रेजेंट करने वाले हैं क्यू से। और हमें ये भी पता चल गया है बॉडी कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं ऐसा यूनिट की, यानी कि आप क्या चाहते हैं, बनानास लेने गए, बोले 2 दर्जन बनानास दे दो, बॉडी बनानी है थोड़ी। अब आप पेट्रोल पंप पे गए तो क्या बोलते हैं, 1-2 किलो पेट्रोल भर दो, नहीं बोलते हैं 1-2 लीटर देना है, ठीक है, वैसे बहुत महंगा चल रहा है, 1 लीटर ही भरवाना चाहिए। तो यहां पर हमें समझ में आ गई ये चीज, हर चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या है, एक क्वांटिटी है। तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर अब जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की,
वो कुछ नहीं है, यही है कि तोलोगे काय में, यानी कि चार्ज को तोलने काय में वालों, किलो में बोलोगे कितना किलो चार्ज है, कितना लीटर चार्ज है, कितना ml है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सोच भी रहे हो ना तो हटा देना दिमाग से। तो ऐसा यूनिट क्या होती है फिजिक्स में किसी भी चीज की, तो उसको तोलने कैसे वाले, उसको मेजर कैसे करने वाले, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जैसे कि बनाना जाता है डजन्स में और पेट्रोल होता है लीटर्स में, वैसे ही चार्ज मेजर किया जाता है कूलाम में। थोड़ा सा नया है क्योंकि किसी दुकान पे बोला नहीं है, ठीक है, और बोल भी नहीं पाओगे, मौका नहीं मिलेगा दुकान पे बोलने का। लेकिन यहां से क्या समझ में आ गया, चार्ज को मेजर कैसे करेंगे, जो ऐसा यूनिट है चार्ज का वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो इस चीज में हमें दिक्कत नहीं है, ऐसा यूनिट हमें सबकी याद रखनी क्योंकि पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ऐसा यूनिट हमें समझ में आ गया क्या होती है, और चार्ज की क्या होने वाली है, कूलाम होगी। हर चीज की अलग अलग होती है और ये चीज हम समझते हैं डेली बेसिक लाइफ में भी हम देखें तो। अब यहां पर जो हमारा एक कूलाम होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक कूलाम होता है वो इक्वल होता है 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के। आपको ये बात फिट कर लेनी है कि एक कूलाम कितने की इक्वल है, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीन पर जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज आना ही नहीं है, यानी कि क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, जो 1 लीटर पेट्रोल है हम क्या बोलते हैं, इसमें 1000 ml, और जो हमारा रहता है 1 kg उसमें 1000 ग्राम। तो वैसे यहां बात चल रही है 1 कूलाम इक्वल्स टू, तो 1 कूलाम इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज हमें समझ में आ गया है। समराइज करवा दूं, ठीक है, शुभ काम के लिए पूछना कैसा, मैं करवा देता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो 30 सेकेंड्स के अंदर इस पूरे को रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है, बॉडी पे बताने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम, और एक कूलाम इक्वल होता है 6 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन से। बॉडी होगी पॉजिटिव जब वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगी, और बॉडी हो जाएगी नेगेटिव जब वो इलेक्ट्रॉन सामने से ले लेगी, यानी कि गेन करेगी। तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं है, एक बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, क्या है, टोटल चार्ज कितना होगा, पूछ रहा हूं मैं, बता नहीं रहा हूं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर टोटल चार्ज कितना होगा, चार्ज तो पता है क्यू होता है, लेकिन टोटल कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा कि टोटल चार्ज कितना है, वही तो बताने वाला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बता रहा है, एक बॉडी पर टोटल चार्ज कितना एक्वायर्ड है, यानी कि उस बॉडी ने टोटल चार्ज कितना एक्वायर्ड कर रखा है, वो हम कैसे बताएंगे, यही तो सीखने वाले हैं। तो एक बॉडी ने कितना चार्ज एक्वायर्ड किया है टोटली, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है मैग्नीट्यूड के चार्ज का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे। क्या बोला मैंने, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो चलिए डेफिनेशन स्क्रीन पर आ गई है, अब इस बार अच्छे से समझाता हूं। एक बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है वो हम कैसे बता सकते हैं, वो हम ऐसे बता सकते हैं कि जब भी जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा किसी भी बॉडी पे, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, मल्टीपल होता है, सिर्फ इतना समझ लो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसका मल्टीपल, ठीक है। अब लास्ट बार रिकैप करवाता हूं, इस बार पक्का दिमाग में आ जाएगा। जो एक टोटल चार्ज एक बॉडी ने एक्वायर करा है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसका। तो अब क्या है, फॉर्मूला दे रहा हूं यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इक्वल्स टू एनी। अब Q इक्वल्स टू एनी क्या है, जो Q है वो तो हमको पता है चार्ज है, और हमें निकालना क्या है, यही तो बताना है टोटल चार्ज बॉडी पे कितना है, तो वो तो हम Q ही लेंगे। और यहां से क्या बन रहा है फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू एनी, ठीक है। तो Q क्या है, हमें पता है टोटल चार्ज बताना है, तो Q तो हमारा चार्ज है। अब ये इक्वल्स टू एनी क्या होता है, एन है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, यानी कि जो एन है, अब वो आपको इलेक्ट्रॉन्स वहां पर दे के रखे होंगे। अगर 1 है तो 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, और जितने भी है उतने लिख दो, ज्यादा पूरी की काउंटिंग करवा दोगे नहीं तो यहीं पर, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू एनी में Q तो चार्ज है, टोटल चार्ज बताना है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने क्वेश्चन में दे के रखे हैं वहां पर लिख देंगे कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर है। और बात करते हैं हम E के बारे में, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन
1 इलेक्ट्रॉन। अभी तो बताया था कि क्या है, टोटल चार्ज तो मल्टीप्लाई होने वाला था, इंटीग्रल मल्टीपल होने वाला था किसका, कि चार्ज कितना प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन पर, तो उसको तो लिया ही नहीं क्योंकि Q तो चार्ज है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये E क्या है, E को याद रख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का। समझ में आ गई है आपको ये बात? तो ये फॉर्मूला हमें क्लियर हो चुका है। अब किसी ने बोला किसी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना एक्वायर्ड है, तो आप क्या बोलने वाले हैं? उसको सिर्फ ये बोलना मुझे फॉर्मूला पता है, Q इक्वल्स टू एन ई, तुम बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो, अभी बता दूंगा कि टोटल चार्ज कितना एक्वायर्ड है। अब आप बोलेंगे सर Q तो हमें निकालना है, ठीक है, एन हमें सामने वाला बता देगा, सर E कौन बताएगा? आप बताने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, मैं आपको याद करवाने वाला हूं, क्योंकि मैं बताने वाला हूं ये E क्या है। यहां पर E क्या है, हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि आपका काम तो आसान हो गया। Q हमें निकालना है, एज इट इज लिखना है, N तो सामने से आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और E तो हमेशा ही सेम रहेगा, N बदल सकता है, E नहीं बदलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है वो तो फिक्स ही रहने वाला है। ऐसा थोड़ी ना आज समर डे है तो आज ऐसा, विंटर में ऐसा, रेनी में ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो चार्ज होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि चार्ज बता रहे हैं तो लास्ट में कूलाम लगाएंगे, बोलते हैं ना 2 kg लाया हूं, तो वैसे चार्ज बताना पड़ेगा ना, कूलाम, ठीक है। तो क्या हुआ, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19, ठीक है, 10 टू की पावर बोलते हैं बट वो होता है 10 की पावर -19, तो ठीक है, क्या हो रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ई का वैल्यू समझ में हमें आ चुका है। अब यहां से हमें क्या है, ये पूरा टॉपिक क्लियर है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज बता रहा है बॉडी पे, फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एन ई। Q है चार्ज, एन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होना है, और E का जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगा, जो कि हम लेने वाले हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और ये फॉर्मूला भूलना मत, Q इक्वल्स टू एन ई, टोटल चार्ज बताने के लिए। तो यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें समझ में आ गया है, और इसे हमें इतना ही डिफाइन करना है जितना आपको स्क्रीन पर स्लाइड्स आ रही है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, अगर एग्जाम में स्क्रीन पर जो भी आपको स्लाइड्स में दिख रहा है, अगर आपने सिर्फ इतना लिखा उस टॉपिक में, ये मोर देन सफिशियंट होगा। ये पूरी तरह से डिजाइन ही ऐसे है कि आप इसे ऐसे लिख सकते एग्जाम में। अगर आप हर एक स्लाइड को लिख लेंगे तो आपके बहुत बेहतरीन वाले नोट्स बन जाने वाले, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का निचोड़ आपको इसमें मिल जाना है। तो ये थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा टिप। लेकिन वापस अगर बैक टू द ट्रैक आए तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज खत्म हो चुका है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक करंट ये ऐसा डिफाइन है, किस रेट पे जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में कंडक्टर के एक टाइम टी पर, ठीक है, थोड़ा सा बाउंसर गया होगा, अभी बैक पे आएगा और जाएगा सीधे बाउंड्री के बाहर, ठीक है, जाता है कि नहीं जाता है देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये जो चार्ज क्यू पढ़ के आए हैं ना, अब ये चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी, जब चार्ज वायर में फ्लो होगा, जिसके बारे में बाद में अच्छे से बताऊंगा, अभी सिर्फ फ्लो करवा लो और कहीं ध्यान नहीं ले जाना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, जो रेट है, कितने रेट से ये जो चार्ज क्यू है वायर में फ्लो हो रहा है। क्या बोला मैंने, इट इज डिफाइंड एज रेट, एक रेट जिसपे क्या होने वाला है, ये चार्ज फ्लो होने वाला है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे कंडक्टर में। कंडक्टर क्या होता है, आपका कॉपर का वायर, कोई सा भी वायर जिसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो हो सकता है, ठीक है, यानी कि कंडक्टर वो होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इसके बारे में भी हम बाद में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमें क्या चीजें समझने की है कि यहां पर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में एक किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में। अब ये एरिया तो आपको समझ में आता होगा, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इस फिंगर पे नजर रखिए, ठीक है, ये जो फिंगर है और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होने वाला है अभी तक के लिए। तो क्या है, ये जो पूरी फिंगर है इसको पूरा कंडक्टर मान लेते हैं, ये पूरा कंडक्टर है, इसमें फ्लो होने वाला है, चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, बट हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पर अगर सिर्फ मैं यहां की बात करूं तो ये इतना इतना क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर अब मैं सिर्फ यहां की बात करूं तो इतना क्या हो गया,
क्रॉस सेक्शन एरिया। और अगर यहां पे हम इस डायग्राम में एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया समझ में आ गया, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा वाली बात थी, लेकिन डेफिनेशन को समझाने के लिए मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी था। तो ठीक है, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि रेट क्या है जिसपे क्यू चार्ज फ्लो होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में कंडक्टर की टाइम टी पर, ठीक है। अब आपको ऐसा ही शुरू में लिखना है इलेक्ट्रिक करंट में, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब आप मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है एक वायर में किसी भी टाइम टी पर, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है, 1 सेकंड 2 सेकंड, एक पर्टिकुलर टाइम हमने ले लिया। तो यहां से मुझे समझ में आ गया है, जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है वो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में किसी टाइम टी पर। अब यहां से फॉर्मूला क्या होगा, यहां से फॉर्मूला ये होने वाला है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्या बोला मैंने, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अगर इसको समझ के देखेंगे तो ऊपर जो मैंने लाइन बताई है ये फॉर्मूला वही है, क्योंकि I क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब नई चीज पढ़ रहे तो नई तरीके से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे शो करने वाले हैं, I से शो करने वाले, यानी कि इस फॉर्मूले में जो I है वो हमें बता रहा है इलेक्ट्रिक करंट। और इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो एट एनी टाइम टी। फिर से बोलो मेरे साथ, है ना, चुप नहीं रहना, वहां पे बोलना है। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो एट एनी टाइम टी, ठीक है, समझ में आ गया। तो अमाउंट ऑफ चार्ज Q, I इक्वल्स टू Q अपॉन किसी भी टाइम t पर, तो अपॉन t। तो यहां से क्या फॉर्मूला बन गया है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। और जो कि हमारी डेफिनेशन से रिलेटेड है उसके हिसाब से है कि Q अमाउंट चार्ज है, जो Q अमाउंट ऑफ चार्ज है वो फ्लो हो रहा है किसी भी टाइम t पर। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन स्लाइड पर दिख रही है, और फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। और ये क्यों आया है ये भी हमें समझ में आ चुका है। अब इस Q को क्वांटाइजेशन में हमने क्या करा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो पढ़ के आए, उस Q को अपन क्या लिखते थे, एनी। तो मैं यहां से Q को एनी लिख सकता हूं। तो यहां से क्या होगा, जो Q अपॉन टी है उसको अपॉन एनी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो अब आपको डाउट तो नहीं है कि ये ऐसा क्यों लिख दिया है, ये ऐसा इसीलिए लिखा है, देखिए I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। तो हमें समझ में आ गया है कि ये तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ही है। अब Q अपॉन टी को हम एनी अपॉन टी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q किसके इक्वल होता था, हाँ याद करो, आ गया होगा, Q इक्वल्स टू एनी। तो यहां से कुछ नहीं करा है, इसी Q को एनी लिख दिया है, और T वैसा की वैसा है। तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है, आप भूले नहीं है, मुझे पता है, फिर भी एक बार वापस से सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी टाइम t पर, उसे एक्सप्रेस करने वाले इस फॉर्मूले से, और ये हमें समझ में आ गया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो हमारा I है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है। अब आप बोलेंगे हाँ सर पता है, कूलाम है ना सर, कूलाम में मेजर करेंगे। ऐसा सोच रहे हो ना, तो मत सोचो, ये ख्याल अभी की अभी दिमाग से आउट करना है, क्योंकि कूलाम तो चार्ज के लिए है, याद है ना, जिसमें बनाना डजन में लेते हैं तो पेट्रोल डजन में नहीं ले सकते। तो वैसे ही चार्ज को कूलाम में मेजर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट I को उसमें मेजर नहीं कर सकते। तो क्या होगा यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, यानी कि हमें करंट बताना है। अरे 65 तो क्या बोलोगे, 65 kg, नो नो नो, लीटर, नो नो नो, 65 कूलाम, नो नो नो। तो क्या है राइट, यहाँ पर है 65 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गई है हमें इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट जो कि होती है एम्पियर। अब मैं आपसे एक मजेदार चीज पूछता हूं, ठीक है, स्क्रीन पर फिर से फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आप बोल रहे सर ये फॉर्मूला तो हमें आ गया है, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। मैं कुछ और पूछने वाला हूं। अब हमें ऐसा यूनिट पता है इलेक्ट्रिक करंट की जो कि एम्पियर होती है, बट मेरा क्वेश्चन यहां से ये है कि ये 1 एम्पियर कब होने वाला है, ये 1 एम्पियर कब होगा। देखिए कुछ भी नहीं है, सीधा सा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये 1 एम्पियर कब होगा, जब जो Q अपॉन टी है ना, यानी कि जो हमारा चार्ज है, हाँ उसी की बात कर रहा हूं, तो वो कितना हो 1 कूलाम, और जो टाइम है वो कितना हो 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कि अगर इधर वाली चीज को 1 करना है तो सबकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। हमेशा याद रखो, अगर एक को 1 करना है सब 1 होंगे तो सारे 1 हो जाएंगे। समझ में आ गया, यानी कि 1 एम्पियर कब होगा, जब Q और T दोनों का वैल्यू कितना हो 1 हो, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या लिखा है, 1 Q नहीं लिखा, 1 T नहीं लिखा, ऐसा क्यों।
उसे ऐसा यूनिट में लिखा है। चार्ज की क्या होती है, कूलम, इसलिए लिखा है 1 कूलम, और टाइम की सेकंड होती है, इसलिए 1 सेकंड। तो हमें समझ में आ गई है ये वाली बात कि 1 जो एम्पियर है वो कब होगा, जब 1 कूलम होगा और टाइम की वैल्यू 1 सेकंड होगी। तो यहां से इस चीज में हमें दिक्कत नहीं है। अब आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। 2 टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। इनके बारे में 11th क्लास में बहुत अच्छे से बताऊंगा, अगर 11th में आप फिजिक्स पढ़ने आते हैं तो ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर यूनिट होती है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक और चीज दिख रही है जो स्मॉलर यूनिट्स है, ठीक है, यानी कि MA और म्यू है, ठीक है। तो ये MA और म्यू है, ये आपको देखना है, माइक्रो और मिली वाली चीज, ठीक है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, हमने डेफिनेशन देखा, शुरू में पहले उसे डिफाइन किया, फिर डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला, ठीक है, फिर उसका SI यूनिट और 1 एम्पियर कब होगा ये हमें समझ में आ चुका है। तो इसी के साथ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक यहां पर खत्म हो जाता है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से समझने के बाद हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज की, ठीक है। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये क्या होगा, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप बोल सकते हैं उसका जनरल नॉलेज है। तो अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है आपके घरों के वायर में भी है ना, मेरे, आपके, हम सब के जितने भी वायर्स घर में लगे हुए हैं या कहीं भी जो एप्लियंसेस है उनमें वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ठीक है। वैसे इन सब में से नहीं बताने वाले हम। तो चलिए बात करते हैं क्या डायरेक्शन होने वाला है करंट का एक वायर में। तो जो डायरेक्शन होगा, जो हमारे चार्जेस है, जो मैंने ये कि हमारा करंट है उसका डायरेक्शन क्या होता है, जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन से। क्या बात बोली है मैंने, बहुत सिंपल बात बोली है। जो करंट का डायरेक्शन होगा ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसे प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकली लेना है, ठीक है, यानी कि आपको इसे समझ के देखना है। आप भी थोड़े थोड़े मूव हो सकते हैं ऐसे वीडियो देखते देखते ना, फोन भी मूव कर लेना, ठीक है, और खुद भी मूव होना। पता चला फोन मूव कर रहे हैं तो बोले सर मूव तो हो रहा है, ठीक है, आप खुद भी थोड़ा सा हिलिएगा। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से आ रहे हैं, ठीक है, इधर से आ रहे, तो करंट तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे इधर से तो करंट का डायरेक्शन ये वाला होगा। और अब इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा है, पलटी मार दी, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, क्या होगा, जो हमारा करंट है वो यहां से आएगा। तो वापस से एक बार रिकैप करके देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से तो करंट यहां से, और अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से तो करंट यहां से, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रहे हैं तो करंट कहां से कहां आएगा, आपकी तरफ से मेरी तरफ, ठीक है, यानी कि मेरे को करंट लग जाएगा, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का वो हमेशा अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से। इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं है, अभी सिर्फ ये याद रखना है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्जेस है, इनके डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट होगा हमारे करंट का डायरेक्शन। अब क्या होगा, आपको एक चीज याद रखनी है, एक सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है, एक सर्किट में बता रहा हूं, एक सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो किस टाइप से होने वाला है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। याद रख लेना ये दो बात, पहले तो जो भी डिस्कस करी इस टॉपिक में, और दूसरी क्या बता रहा हूं मैं यहां पर, कि जो हमारा जो बैटरी उसमें कैसे होने वाला है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा हमारा करंट का फ्लो। तो यहां से हमें समझ में आ गया है जो डायरेक्शन है करंट का। अब इसके बारे में और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना, बेशक नहीं है। अब आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो यहां से जो डायरेक्शन है क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं थोड़ी सी स्पीड की, है ना, कौन सी वाली स्पीड, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे खुद ही देख लेना। फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर, यानी कि एक वायर में चार्जेस कैसे फ्लो होने वाले, और इसको आप ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो गाड़ी वाली स्पीड नहीं, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है बताऊंगा, थोड़ा सा रुको, ठीक है। तो क्या है यहां पर कि चार्जेस का फ्लो कैसे हो रहा है एक वायर के अंदर। तो आपको क्या देखना है, जो एक सॉलिड होता है, जो एक सॉलिड है उसमें क्या है, जो सारे पार्टिकल्स है उसके अंदर वो बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि समझ लो संगठन है,
फ्रेंडशिप बड़ी स्ट्रांग है, तो फ्रेंडशिप स्ट्रांग है तो एक दूसरे के पास पास रहते हैं। अब भीड़ बहुत ज्यादा है तो कोई हिल ही नहीं पाता, इधर देखो तो कोई है, इधर देखो तो कोई है, जहां भी नजर जाएगी वहां कोई ना कोई है, तो मूव नहीं कर पाते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, जितने भी हमारे पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर सकते हैं। बट क्या होता है वैक्यूम में, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वैक्यूम होगा तो ये जो पार्टिकल्स है ये मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया है, जब वैक्यूम होगा तो ये जो पार्टिकल्स है ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। जब हम वैक्यूम में रख देंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक बॉडी पर, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमने वैक्यूम में रख दिया है तो एक एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव होना चालू हो जाते हैं। अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, है ना, ये थोड़ा सा नया है, क्या होता है समझना है, तो पहले इस लाइन को एक बार अच्छे से समझते हैं। जब हमने वैक्यूम में कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना लग जाएंगे। जब आपने स्टेडी करंट दिया, थोड़ा सा देना पड़ेगा, ठीक है, तो जब हम स्टेडी करंट देंगे और वैक्यूम का माहौल बना देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चालू कर देंगे, एक वायर में फ्लो होना चालू कर देंगे। और वो फ्लो कैसे करेंगे, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड से। कैसे फ्लो करेंगे, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड से। अब एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड कुछ नहीं होती है, वो एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड है। क्या है कांस्टेंट, मतलब क्या होता है, आप घर से निकले 10 की स्पीड पे, पूरे रास्ते पे 10 की स्पीड पे रहे और वापस जहां आपको जाना था वहां पहुंच गए 10 की स्पीड में, यानी कि 10 की स्पीड में। अब आप वापस घर जाते हो और रास्ते से लेके घर तक आपकी स्पीड 10 है, यानी कि सेम टू सेम, एक जैसा। क्या बोल रहा हूं मैं, एक जैसा। तो कांस्टेंट स्पीड क्या है, जो स्पीड है वो चेंज नहीं होने वाली, कभी ज्यादा कभी कम, क्या होगा, ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो जो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड, या हम कह सकते हैं एक सेम स्पीड, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक वायर के अंदर ट्रेवल करने वाले हैं, यहां से वहां, वहां से यहां जाने वाले हैं। किसके इफेक्ट में, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई के इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई के इफेक्ट में। तो यहां से मैं एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड को क्या बोल सकता हूं, एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड जिसपे क्या होने वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे एक वायर में अंडर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक सप्लाई उन्हें वहां पर देना पड़ेगा। तो अब हम इस टॉपिक को समझ के देखें। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड समझ में आ गया है ना, नहीं आया अभी की अभी स्क्रीनशॉट लो, इसको देखना और वैसे तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या समझ में आया है, जब हमने वैक्यूम का माहौल क्रिएट किया, थोड़ा सा स्टेडी करंट दिया तो चार्जेस मूव होना चालू हो गए, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होना चालू हो जाएंगे। किस स्पीड पे मूव करेंगे, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, किस पे, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड पे। और हमें तो पता है कि एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड जिसपे वो मूव करेंगे। अब इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये इसका ऑर्डर क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर क्या है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और यहां से एक और बात आपको बतानी है, यहां से हमें क्या समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं ना, उनकी वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस टॉपिक पर मैं आपकी 30 to 40 सेकंड्स और लूंगा और इसे समराइज करके बहुत अच्छे से बताता हूं। तो चलिए इस टॉपिक को मैं आपको समझा देता हूं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, अभी ध्यान से सुनना है जो भी बात मैं बोलने वाला हूं। ये जितनी एनर्जी से हमने इस टॉपिक को पढ़ा है ना, इसको फिनिश देखना हम उतनी समझदारी के साथ करने वाले हैं। जो डायरेक्शन है वो कुछ भी नहीं बता रहा है कि चार्जेस कैसे क्या फ्लो होने वाले हैं, ये चीज हमें बताई। हमें पता है सॉलिड जो है वो ऐसे उसमें पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, बट जब वैक्यूम में उसे रखेंगे तो वहां पर क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्टडी करंट वहां पर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होना चालू हो जाते हैं। एक वायर में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स मूव होना चालू हो गए, और वो मूव होते हैं एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड पे। कौन सी स्पीड पे, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड पर, जिसे हमने डिस्कस भी किया है। और एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, एक कांस्टेंट स्पीड जिसपे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे, यानी कि एक सेम स्पीड जिसपे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, समझ में आ गया, काय में अंडर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई।
और इसका ऑर्डर क्या होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसके हमें जो ऑर्डर है वो भी पता चल गया और हमें यहां से कंक्लूजन ये निकाला है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से ही करंट का फ्लो होता है। तो आपको बिल्कुल ये जो एक्सप्लेनेशन है आपने अच्छे से सुना है और जो पिछला हमने पूरा एनर्जी से समझा है अभी हमें काम दे गया है। तो जोश से भी काम ले लिया, समझदारी से भी काम ले लिया और यहां पर हमने एंड कर लिया है हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ वायर, यानी कि एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड अब हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और एक प्रॉमिस कर रहा हूं नेक्स्ट वाले टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है, पूरा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो चलिए उस इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं, बट थोड़ा सा रुकिए। क्यों रुकिए? एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक और है उसे पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक नहीं है, एक चीज समझ लीजिए इसे। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करेंगे, करंट को मेजर करेंगे। अब हमें ये तो पता है करंट को मेजर करने की यूनिट क्या है, याद है ना, एम्पियर होती है। ठीक है, जो ऐसा यूनिट है करंट की वो क्या है, एम्पियर होती है। बट यहां पर हमें क्या चीज याद रखनी है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है, करंट को मेजर करने में हेल्प कर रहा है। तो करंट को आप किससे मेजर कर सकते हैं, एमीटर से कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में, श्योर होना। ठीक है, तो अब तो आप लोगों को एमीटर भी समझ में आ गया है कि ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करने के लिए यूज हो रहा है। तो अब तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा उस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। देखिए आपने क्या करा, आप में एनर्जी 0 है। अब आप पहले याद रख लीजिए एनर्जी को जूल के उसमें मेजर करते हैं, किसमें, जूल में मेजर करते हैं। जो हमारा जे है उसमें जूल में हम एनर्जी को मेजर करते हैं। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा यूनिट क्या होती है जिसमें हम उस चीज को मेजर कर रहे हैं। तो एनर्जी को हम मेजर करते हैं जूल में। अब आप में एनर्जी नहीं है, आपका पेट एकदम खाली है। अब आप एक एप्पल खाते हैं, आपने एप्पल खाया, ठीक है, अब आपको क्या आ गई, एनर्जी आ गई। अब मैं ये भी बता देता हूं कितनी आई है, 80 जूल एनर्जी आई है आपकी बॉडी में। आपने एक एप्पल खाया तो कितनी एनर्जी आई है, 80 जूल एनर्जी आप में आ गई है। अब ये एनर्जी से आप क्या करते हैं, पापा ने आपको एक काम दिया, ये वाला जो सोफा है इसको हॉल से खसका के बेडरूम में रख दे। बड़ा ध्यान से सुनना, पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी काम में और एप्पल खाने में निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, आपने एप्पल खाया, 80 जूल एनर्जी आ चुकी है, पापा ने काम भी बोल दिया है। तो अब क्या करेंगे, उस सोफे को हॉल से ले जाते हैं और बेडरूम में रख देते हैं। ठीक है, वैसे बेडरूम में सोफा रखते नहीं है, हॉल में ही सही रहता है, लेकिन फिर भी यहां रख लो। तो क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, आपने जो एप्पल खाया है उसके बाद आपने क्या करा, उस सोफे को हॉल से ले जाके बेडरूम में रख दिया। अब इसमें आपकी एनर्जी तो लगी होगी, तो जो 80 जूल एनर्जी आप में एप्पल खाने के बाद आई थी वो अब रह गई है 20 जूल। तो बाकी की 60 कहां गई, आप सब समझ गए होंगे। बाकी की 60 आप लोगों ने जो सोफा हॉल से बेडरूम तक खसकाया है उसमें वो खर्च हो गई है। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही है। तो यहां से बात क्या क्लियर होती है, आपका पेट पूरा खाली था, एक एप्पल खाया, 80 जूल्स एनर्जी आ गई, काम था आपको पापा ने जो दिया है, तो आपने सोफा खसकाया हॉल से और उसे बेडरूम में ले गए। अब उसके बाद बचती है 20 जूल। तो मैं मान लू इस सोफे को हॉल से बेडरूम में खसकाने में आपको कितनी एनर्जी लगी थी, 60 जूल लगी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोल रहा हूं मैं, यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना अमाउंट ऑफ वर्क हमको करना पड़ा, यानी कि कितना काम हमको करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा जब हम एक चार्ज को मूव करेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज यानी कि एक टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे, कहां से, इंफिनिटी से एक पॉइंट तक। क्या बोल रहा हूं मैं, इंफिनिटी से एक पॉइंट तक जब हम एक चार्ज को मूव करेंगे तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, कितना काम करना पड़ा। सेम ही है, वहां पर क्या कर रहे थे, सोफा था, इसकी जगह यहां पर क्या है, चार्ज है। ठीक है, और वहां पर हॉल से बेडरूम ले जाना था, यहां पर इंफिनिटी टू द पॉइंट है, यानी कि इंफिनिटी से पॉइंट तक लेके जाना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और जो कि हमें क्लियर भी हो रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा जब हम एक चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट पर ले जाएंगे। और यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि अब हमें समझ में आ गया है।
तो यहां से फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। एक चार्ज को मूव कराना है इंफिनिटी से एक पॉइंट तक, और इसको यहां से मूव कराने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वही बताना है। वहां पर कितना हुआ था, 60 जूल। 60 जूल एनर्जी जो आपको मिली थी वो लग गई थी कहां पे, हॉल से आपको जो सोफा ले जाना था बेडरूम तक उसमें, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे सर न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था तो ग्रेविटी बता दी थी उसने, और यहां पर उसी एप्पल से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिया है, ठीक है। तो अब देखिए इसको फॉर्मूला बनाते हैं। अगर जो वर्क डन है यानी कि जो काम हमें करना पड़ रहा है चार्ज को इधर से उधर मूव करने में इंफिनिटी से पॉइंट तक, वो है W, यानी कि क्या है, वर्क डन को हमने बोल दिया W, ठीक है। चार्ज क्या होता है Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं V से, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिफाइन कर रहे हैं, V से कर रहे हैं। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन किससे रिप्रेजेंट करना है, सही बोल रहे हो, W से करना है। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q, पूरा रिलेटेड है जो हमने समझा है। वर्क डन, काम जो करना पड़ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, और मूव कर किसको करा रहे हैं, सोफा नहीं करा रहे, मूव ना चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो यहां पर Q है, तो क्या हो गया फॉर्मूला, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। और ये था हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कि अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसी में एक चीज और मैं समझाता हूं। तो ये जो फॉर्मूला, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, यानी कि ये जो V है जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको काय में मेजर करने वाले हैं। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ नया आने वाला है। चार्ज की थी कूलम, और इलेक्ट्रिक करंट की थी एम्पियर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होगी वोल्ट, यानी कि इस V की ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। और ऐसे कर करके क्या कर रहे हैं हम, जो पिछली ऐसा यूनिट है वो भी रिवाइज करते जा रहे हैं। तो जब तक लेक्चर एंड होगा आपको ये भी सब याद हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। डेफिनेशन क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फॉर्मूला भी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ऐसा यूनिट तो अब आप लोगों के लिए बहुत इजी काम बन चुका है। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हटाते हैं और बात करते हैं इसी से रिलेटेड टॉपिक, यानी कि ये टॉपिक खत्म होके भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन कब, जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करेंगे 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। डेफिनेशन दिख रही है, क्या बोल रहा हूं, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने वाले हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। अब आप बोलेंगे सर डेफिनेशन में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहां पे लिखा है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट सर आपने तो बताया था इंफिनिटी टू 1 पॉइंट। और वो बात बिल्कुल सही है, मैं भूला नहीं हूं, मैं पिछला वाला नहीं बता रहा हूं आपको। वहां पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ठीक है। क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो वहां पर क्या करना है, इंफिनिटी टू अ पॉइंट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं है कुछ ज्यादा डिफरेंस, क्यों, क्योंकि यहां पर इंफिनिटी हटा दो, यानी कि वहां पर इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लेके जा रहे थे चार्ज को उठा के, इंफिनिटी से एक पॉइंट तक। यहां पर क्या करना है, इंफिनिटी हटा के चेंज कर देना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। बाकी सब कुछ वैसा की वैसा ही है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल उस टॉपिक जैसा ही है। तो चलिए थोड़ा सा रिलेट कर लिया है, अब वापस से इसको पढ़ते हैं, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए, और ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसे भी हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस चीज में आपको दिक्कत अब बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर से एक बार समराइज बता देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में याद रखना कितना काम करना पड़ा इंफिनिटी से पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना काम करना पड़ा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो क्लियर हो चुका था। इसी से रिलेटेड एक और चीज बता रहा हूं, ठीक है। क्या है, ये 1 वोल्ट कब होगा। अब V तो आपको पता है, जो फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देख के आए, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। और मैं क्या पूछ रहा हूं, ये जो V है जिसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूं ये 1 वोल्ट कब होगा।
थोड़ा सा याद करो क्या है, पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ चुके हैं। क्या होना है देखो, मैं क्या पूछ रहा हूं, जो v है इसका वैल्यू 1 कब होगा, 1 कब होगा, मैंने हमेशा याद रखना है। अगर किसी ने एक यूनिट का बोला है कि ये 1 कब होगी, याद रखना है इसको 1 करना है ना तो सब 1 होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इसको 1 होना है तो सब 1 होना चाहिए, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। यानी कि ये v1 कब होगा, जब w और q जो कि फॉर्मूले में इनकी वैल्यू भी 1 होगी। और हमें याद है हम 1w और 1q नहीं लिख सकते, इनकी ऐसा ही यूनिट लिखनी है, ठीक है। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू, अब आप बोलेंगे सर q की तो पता है कि कूलाम्ब होती है, तो 1c तो लिख देंगे, लेकिन वर्क की क्या होती है, तो वर्क की होती है जूल होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वर्क की क्या होती है, जूल होती है। तो यहां पर 1v कब होगा, जब वर्क की वैल्यू होगी 1, और उसे अब लिखेंगे ऐसा यूनिट के टर्म्स में। वर्क की क्या होती है, जूल, यानी कि 1 जूल अपॉन क्यू, जो कि आपका चार्ज है, सबसे पहले ही पढ़ा था तो बिल्कुल फ्रेशली था वो, तो याद होगा। चार्ज की होती है कूलाम, तो 1 कूलाम नीचे लिख देंगे। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। यहां से ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब इसमें कुछ दिक्कत है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझा है, और 1 वोल्ट कब होगा ये समझा है, और उसी के साथ ये पूरे पोटेंशियल को भगाने से पहले वोल्ट मीटर भी समझ लो। अब आप बोलेंगे सर हमें आता है, क्यों आता है, क्योंकि एम मीटर क्या था, एक ऐसा डिवाइस जो कि मेजर करता था करंट कितना है। उसका नाम भी ऐसा ही था ना, जिस करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, देखो फिर से रिवाइज करा रहा हूं, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एम मीटर क्या था, एक ऐसा डिवाइस जो कि करंट को मेजर कर रहा था। तो वैसे ही वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा, यानी कि वोल्ट को मेजर करेगा, जो हमारा V है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेजर करने में यूज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, यानी कि V को। तो चलिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, और ये 1 वोल्ट कब होगा, बड़ी अच्छी अच्छी चीज है, आपने बहुत कम टाइम में सीख ली है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और इस चैप्टर में अब क्या है, थोड़ी सी डीप डाइव लगवा के आपको लाते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। यानी कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। अब बात करने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड और एक कंटिन्यूअस पाथ, जिसमें क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने वाला है। यानी कि एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ जिसमें से क्या होने वाला है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होने वाला है। अब यहां पर क्या बात बोली जा रही है, क्लोज्ड होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लोज्ड मतलब कहीं भी गैप नहीं होनी चाहिए। अरे आप ऐसा समझ लीजिए, अगर पूरा एक वायर का बना हुआ है ना, कोई कुछ कर रहा है, अब आप वो जो वायर है ना उसको बीच में से काट दीजिए, ठीक है, बड़ी पिटाई होने वाली है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, जो भी प्रोग्राम चल रहा था, वो बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो ओपन हो गया, और ओपन सर्किट काम नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में यहीं पर हमें बता दिया गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज्ड और कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज्ड और कंटिन्यूअस ऐसा रास्ता जिसपे इलेक्ट्रिक करंट पास होने वाला है, और उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन बहुत इजी था, आपको कुछ इसमें डाउट नहीं आया होगा। अब यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी ज्यादा चीजें होती है, क्या क्या चीजें होती है जो पूरा की पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाती है, उसे हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहां पर क्या होता है, एक सोर्स लगा हुआ है, यानी कि एनर्जी आएगी कहां से, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आएगी कहां से, तो ये सेल या बैटरी कुछ भी हो सकता है। तो पहला क्या है, सोर्स हो गया हमारा। तो एक सेल या बैटरी सोर्स का काम कर देगी, जहां से ये पूरा जाने वाला है। अब यहां पर लगा हुआ है एम मीटर, आपको दिख रहा है, ठीक है। एम मीटर क्या करेगा, याद तो है ना, करंट को मेजर करने वाला है, ठीक है। और यहां पर हमें क्या दिखता है, एक एप्लियंस लगा दिखता है, यानी कि क्या है, एक लोड दिखता है। लोड भी बोलते हैं इसको, लोड मतलब उस पर लोड नहीं आ रहा है, ठीक है। लोड मतलब क्या है, उस एनर्जी का हम यूज क्या करने वाले, क्या हमें उसे सर्किट में घुमाना है, इस वायर में घूमती रहेगी, बड़ा मजा आएगा, ऐसा नहीं है ना, उसका कुछ यूज चाहिए। तो यहाँ पर जो बल्ब दिख रहा है वो क्या हमारा लोड है, ठीक है, कि हम उसे जलाने के लिए ही तो यूज कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, ये चीजें तो होनी चाहिए, यानी कि जो रजिस्टर है और भी जो चीजें है वो रियोस्टेट, ये सब हो सकती है, बट अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है उनकी। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिर्फ कॉमन चीजों की बात कर रहे हैं, बाकी चीजें आगे मैं समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, यहाँ पर हमें दिखा एक
सोर्स दिख रहा है, एमीटर करंट मेजर करेगा दिख रहा है, और लगा हुआ है एक बल्ब यानी कि हमारा लोड वो भी हमें दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बिल्कुल समझ आ रहा होगा, एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होने वाला है, पास होने वाला है, और वो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इसके सारी चीजें भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब मैं एक मजेदार बात बताता हूं, अगर सर्किट ओपन हुआ, ओपन सर्किट कब होगा, जैसे आपने वहां वायर काटा था ना, अगर इसका वायर कट गया तो क्या हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। तो ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, और इसीलिए हम डेफिनेशन में बोलते हैं क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस। याद रखना इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस। क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस यानी कि क्लोज होना चाहिए और कंटीन्यूअस होना चाहिए। और कंटीन्यूअस कब होगा, जब वो क्लोज होगा। अगर वो क्लोज ही नहीं है तो वो कंटीन्यूअस कैसे हो सकता है। तो समझ में आ गई ये वाली बात कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। डायग्राम को लेके हमने जो डिस्कशन कर लिया है वो भी अब हमें क्लियर हो चुका है। तो यहां पर अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। बहुत बार पूछा जाता है, शायद इस बार भी पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी यहां पर होती है। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मोमेंटम बन गया, बेसिक चीजें सीख ली, यूनिट समझ में आने लगी, पोटेंशियल समझ में आया, करंट समझ में आया, चार्ज समझ में आया, और ये सर्किट भी समझ लिया। लेकिन अब एक और छलांग मारने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप तो होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक आप लोगों को भी मिलना चाहिए। तो बिल्कुल ये सारी चीजें समझ ली होगी आपने अच्छे से। और इसके बाद ओम्स लॉ और रेजिस्टर इन सीरीज एंड रेजिस्टर इन पैरेलल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने वो सब टॉपिक सब आने वाले, और उनके लिए ट्रेनिंग भी हो गई है, यहां से भी आते हैं। ऐसा नहीं है, एक दो नंबर के बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ओम्स लॉ और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में बचे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं नीर शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज ही बन जाइए पाकिस्तान फैमिली का